ये पेज नंबर 149 निकालो। रजिस्टर भी खोलने पड़ेगा सर। ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है? चले सर, हम जरा वर्किंग कर रहे थे। क्वेश्चन वही है, पेज नंबर 148 वाला है। कहाँ तक वर्किंग होगी? गुडविल की कैलकुलेशन किस डेट पे होती है? एंट्री समझ आ गई थी? देन सर इस वर्किंग में फिर एक नेक्स्ट पार्ट ये होता है, ये वर्किंग तो किस डेट पे भी हुई है? डिफरेंट डेट। तो देन फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा जरा मेरे साथ। गुडविल जहाँ कैलकुलेट होगी उसके नीचे थोड़ी सी लाइन और एक्सटेंड कर लेंगे कॉलम। देन फिर कैलकुलेट ये करना होता है कि व्हाट इज द चेंज इन, लिखना जरा मेरे साथ में, चेंज इन इक्विटी ऑफ एस since acquisition till the statement of financial position date. एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स में किसका कितना शेयर था, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो देन फिर आपने कैलकुलेट ही करना है कि एक्विजिशन डेट से लेके, सर ये क्या कर रहे हैं सर, एक आगे आने प्लीज, आप ही और नहीं, ये कैलकुलेट करना होता है कि एक्विजिशन डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक। क्वेश्चन जरा देखें 148 पेज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस डेट में किस डेट से किस डेट तक की बात कर रहे हैं? 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001। ठीक है, तो देखना भी है कि एक्विजिशन से लेकर बैलेंस शीट डेट तक फर्दर इक्विटी में कोई चेंज आया या नहीं आया। ठीक है, हेडिंग समझ गए? तो इसको देखने का तरीका आप समझो जरा। क्वेश्चन रखें सामने, किसकी इक्विटी की बात हो रही है? एस मीन सब्सिडरी से, तो एस की जरा इक्विटी की तरफ है। शेयर कैपिटल क्या था एक्विजिशन डेट पे, क्या था? ये तो बैलेंस शीट डेट पे है, तो यही था और यही है। था मींस एक्विजिशन डेट, है मींस बैलेंस शीट डेट। तो कितना शेयर कैपिटल था और है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। प्रीमियम कितना था, कितना है, तो नो चेंज इन प्रीमियम एज वेल। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी, कंसंट्रेट 1 लाख थी थी का मतलब एक्विजिशन डेट। अब है कितनी, तो क्या इसमें कुछ चेंज आया, कुछ तब्दीली आई है सर? तब उन्हें तब्दीली कैलकुलेट करनी है, तो किस किस में कोई चेंज नहीं है, तो पूरा इक्विटी को देखना होता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन जिसमें चेंज नहीं है ऑब्वियसली फिर उसको लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स ही को क्यों लिखा, क्योंकि उसी में चेंज है। वो चेंज कैसे कैलकुलेट हो गया, व्हाट इज द रिटेन्ड अर्निंग्स एट द बैलेंस शीट डेट 1,25,000। what were the retained earnings on the acquisition date 1 lakh, what is the change, उस चेंज में पेरेंट शेयर कैलकुलेट होगा। 25,000 का 80%, तो 20,000 आ गया पेरेंट के कॉलम में और 5,000 आ गया एनसी के कॉलम में। समझ गए क्या करना, लिखो।
जी सही, वर्किंग हो रही है। जहाँ कल गुडविल कैलकुलेट हुई थी उसे आगे है, आधा पेज छोड़ा हुआ है अभी हमने। जब ये हो गया तो बैलेंस शीट बनाना है। नहीं मतलब ये जरा मेरे साथ समझ लीजिएगा, क्योंकि शायद हर क्वेश्चन में ऐसे ही होना। पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर ये देखेंगे कि एक्विजिशन से लेकर बैलेंस शीट डेट तक कितना चेंज आ गया। वो जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर आप फाइनली आ जाएंगे जो हाफ पेज छोड़ा। अब इस वर्किंग को फिर बेस बना के इजीली कैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगी, रादर देन कि हम पहले वो 80% करें फिर 20% करें। कल काफी कुछ हो गया था, इसको इकट्ठा करके कैसे कर सकते हैं। तो हेडिंग बना लें दोबारा, पी ग्रुप। अब उसी पेज पे आ गए, अब जिस पे जगह छोड़ी थी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 December 2020, sorry. इसका तरीका काइंडली जो मैं बताऊंगा वो साथ साथ मैंने देखना है। आपके सामने अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, पेरेंट और सब्सिडियरी की सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसको देख के आपने जहां जहां कुछ चेंज किया बस वो इनकॉर्पोरेट करना। तो सबसे पहले अगर नॉन करंट एसेट बताएं, पहली फिगर कौन सी नजर आती है? 1 मिनट का काम है, मेरा कंप्लीट करवा देता हूँ, हम बाद में देख लेते हैं कहाँ से कैसे फिगर्स होंगी वो काइंडली 1 मिनट देखना। आपके सामने क्वेश्चन है इस वक्त, इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, लेकिन क्या आपकी इस वर्किंग से जो आपने कर ली है इन्वेस्टमेंट गायब हो गई? एंट्री देखें जरा, इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, 230 से पूरी खत्म होगी, लेकिन उसकी जगह गुडविल अपीयर होगी। तो ये गुडविल आपको अपने एनालिसिस ऑफ इक्विटी में एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाली वर्किंग से मिल जाया करेगी। तो ये मैंने कहाँ से देख के लिखी? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जो फिगर लिखी वहां से देख के लिखी। डेफिनेटली उसकी बेस पर हमने एंट्री भी लिखी, लेकिन एंट्री शायद हम आहिस्ता आहिस्ता बस जहन में रखेंगे और वर्किंग बस पेज पे करें, अनलेस एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। वरना बार बार शायद एंट्री लिख के क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है, लेकिन शायद एंट्री बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ से मिल जाया करेगा? अगर गुडविल की कोई फिगर है तो कहाँ से मिल जाएगी? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सिंस एक्विजिशन से ऊपर फिगर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चल। अदर एसेट्स नजर आए। अब ये 100% कंसोलिडेशन है, चाहे पेरेंट के पास 100% शेयर्स ना भी हो। तो 570 प्लस 240 एज इट इज, इसे प्लस करके एक टोटल फिगर आ जाएगी। डेफिनेटली इसमें एनसी का शेयर है, तो वो कैसे प्रेजेंट हो जाएगा वो बाद में बताता हूँ। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेग्रीगेशन कि यहाँ हम 80% 20% अलग करें। 100% ऐड हो गया, अब डेफिनेटली इसमें एनसी का शेयर है जो अलग प्रेजेंट हो, तो इंशाल्लाह मैं अभी आगे दिखाता हूँ। टोटल हो जाएगा बाद में, आगे चलेंगे। इक्विटी बनवा दो। शेयर कैपिटल हमेशा पेरेंट का क्यों आएगा ये पता है आपको? बाद एनालिसिस ऑफ इक्विटी देखें, पेरेंट का जो अपना हिस्सा है वो तो वैसे ही कट गया, 80% तो वैसे ही कट जाना है, और जो बाकी बचना है वो एनसी में क्रेडिट हो जाना है। जरा डबल एंट्री देखें जरा दोबारा, 50,000 में से 40,000, 20,000 में से 16,000 और 1 लाख में से 80,000 तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कट जाना। जो जो बचना है कितना कितना बचना है? 10,000, 4,000, 20,000 जो बचा था वो इकट्ठा करके एनसी में क्रेडिट हो। तो यहाँ सिर्फ शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बस किसका नजर आया करेगा? क्योंकि जो एनसी से रिलेटेड शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है वो एनसी की फिगर में अलग नजर आया, वो मैं दिखाता हूँ। बहरहाल अकॉर्डिंग टू एंट्री 50,000, 40,000 ये कट गया वो सारा, 50, 20 एंट्री देखें एंट्री, तो वैसे फिगर्स खत्म हुई नहीं। तो शेयर प्रीमियम है 100,000। सीआरई की इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है, इसको आपने गौर से देखना होगा। सीआरई वैसे स्टैंड्स फॉर क्या? सबसे पहले आपने पेरेंट की अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढनी है बैलेंस शीट में, और देन फिर आपने जाना है एनालिसिस ऑफ इक्विटी में और सिंस वाली वर्किंग देखनी है।
सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट वाली वर्किंग, क्या पोस्ट एक्विजिशन शेयर्स में, वो सॉरी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में तो पेरेंट का शेयर है 25,000 की बात हो रही है, 20,000 की बात हो रही है, तो ये वाली फिगर आपको कहां से मिला करेगी? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सिंस वाली वर्किंग में पेरेंट के कॉलम से, बाकी जो 5,000 है वो किसका है, वो फिर एनसी में कैसे प्लस होना वो मैं बताता हूँ। डन हो गया? 1 लाख वैसे ही कट गया हुआ है, एक दफा दोबारा क्लियर करने जरा। 1,25,000 में से 1 लाख तो वैसे ही खत्म हुआ हुआ, 80 वैसे और 20 एनसी का, बाकी बचा ही 25 है, तो वो जो 25 बचा बचा है उसको हमने एनालिसिस ऑफ इक्विटी में लिखा हुआ, उसमें से 80% शेयर मींस 20,000। 1 लाख तो प्री एक्विजिशन तो वैसे ही कट गया हुआ हमारी डबल एंट्री में। तो यहाँ तक जब सम करेंगे, एक मिनट दोबारा करना, तो ये सिर्फ किसका इक्विटी में शेयर आ जाएगा? पेरेंट का, तो पेरेंट अलग प्रेजेंट हो जाएगा। देन उसके बाद इसी इक्विटी में एनसी से रिलेटेड इक्विटी फिर कैलकुलेट करना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसकी सारी फिगर्स आपको मिला करेंगी, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाएगा एनसी के कॉलम से। 34,000 उसका शेयर था अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऐसे था सर, और उसी कॉलम में आगे 5,000 देखें, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में शेयर है। इन अदर वर्ड्स बैलेंस शीट डेट पे आते आते एनसी का इस बिजनेस में 39,000 का शेयर बन गया है। तो ये दोनों फिगर्स या जितनी भी इंशाल्लाह फिगर्स हुआ करेंगी, ये आपको कहां से मिला करेंगी? एनालिसिस ऑफ इक्विटी वाली वर्किंग में एनसी के कॉलम्स। जब यहाँ तक हो जाएगा फिर उसके बाद आपने एक टोटल इक्विटी कैलकुलेट कर लेनी बिजनेस की, ग्रुप कह लें 799, और फाइनली जरा करंट लायबिलिटीज देखें, या सिर्फ लायबिलिटीज, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने सामने रखनी है जी। हाँ जी, 60 एज इट इज, आपको ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, 60 प्लस 45 एज इट इज प्लस होके 105 टोटल हो जाएगा। अब इसमें एसेट्स भी कंबाइंड है, लायबिलिटीज भी कंबाइंड है, और उसमें फिर एनसी का हिस्सा अलग प्रेजेंट हो रहा है और पेरेंट का बैलेंस शीट में, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी 80%, 70%, 100% कंसोलिडेशन हो जाएगी, और उसमें जो एनसी का शेयर है वो हमने एनालिसिस ऑफ इक्विटी में आइडेंटिफाई किया होगा, वो प्लस करके देते हैं। तो ये बना जी, ठीक है, वो ठीक है। ये प्लीज क्लियर हो गया ना कि कहाँ से क्या मिला मुझे, देख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई बात? जी, कंप्लीट करके कर लीजिए।
आज क्लास है, आज पूरी करना है। जी जो लिखते रहे गाड़ी, पहले पेज नंबर 151 पे है। ये नोट कर लिया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट? पेज नंबर 151 के एंड पे पहले एक एग्जांपल। नोटेड प्लीज? P bought 70% of S on 31st March 2001. पेज नंबर 151 के एंड पे। Parent bought 70% of S on 31st March 2001. Date underline करें। This is called as acquisition date. S profit for the year was 12,000. Statement of financial position of P and S 31st December 2001. This is consolidation date. अपने इन डेट्स को आपस में रिलेट करेंगे। अकाउंटिंग के स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जनवरी 2001। तो क्या एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर? क्या ये हो सकता है कि, या कि ये कुछ जरूरी है कि एक्विजिशन हमेशा अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में ही? तो एक्विजिशन डेट जरा वर्ड्स लिखो 31 मार्च के साथ। तो अभी कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, अगर इस तरह हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ जरा डेटा देखो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन एस पे सर्कल लगा लो। पेरेंट ये 50,000 कितने परसेंट शेयर्स के अगेंस्ट दिया होगा? तो क्या 30% एनसी का शेयर भी होगा? फिर अदर एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, लायबिलिटीज है। सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ आएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा फुल। 30,000 क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है, ऐसे ही सर? 12,000 ढूंढने पर वो प्रॉफिट फॉर द ईयर है। क्या इस 30,000 में 12,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा होगा? ये क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। तो एक्विजिशन डेट पे रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? नहीं नहीं सर, नहीं रिलैक्स। अपने दिन में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाया। व्हाट आर क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स? Retained earnings of subsidiary on the balance sheet date 30,000 done sir. What is profit for the year? 12,000. Definitely हो सकता बहुत कुछ। Any information of dividend? अगर हो तो definitely सब कुछ हो सकता, लेकिन if there is no information of dividend तो रिवर्स जाना है। 18,000 क्या होगा? सही वर्ड बोलिएगा। ये ओपनिंग है, ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग है, ओपनिंग है, ओपनिंग। ओपनिंग की डेट बोल रहे थे 1 जनवरी 2001। व्हाट इज एक्विजिशन डेट? 31 मार्च। तो ओपनिंग तो सारा का सारा प्री एक्विजिशन ही है। ये क्या होता है प्री एक्विजिशन? एक्विजिशन से पहले क्या 18,000 की रिटेन्स एक्विजिशन से पहले कमाई जा चुकी थी? तो 18,000 डन है सर। ये तो प्री एक्विजिशन ही है, लेकिन शायद सिर्फ यही प्री एक्विजिशन नहीं है। इस 12,000 के बारे में सोचा था। ये कब से कब तक का प्रॉफिट है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का होगा, पूरे साल का है। तो इस पूरे साल में भी जो पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, वो भी प्री एक्विजिशन पीरियड है, और 31 मार्च के बाद जो 9 मंथ्स बनते हैं वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। तो 18,000 तो सारा का सारा प्री है ही, लेकिन क्या इस 12,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर में भी 3 मंथ्स का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन है, और बाकी फिर 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट एक्विजिशन। अब डेफिनेटली अगर हमें इंफॉर्मेशन हो कि इस 12,000 में से फर्स्ट 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना है और 9 मंथ्स का कितना है,
क्योंकि ये कुछ जरूरी नहीं कि हर महीने सेम प्रॉफिट हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि 4000 लेट्स अज्यूम, इसमें से पहले 3 महीनों में प्रॉफिट कमाया और बाकी 9 मंथ में सिर्फ 8000 कमाया, तो ऑब्वियसली फिर हम उस पर कोई इतराज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम मजबूरन बस क्या ही कर सकते हैं, इसे मंथली बना सकते हैं। कैसे? 12000 कितने अरसे का, तो डिवाइड बाय 12 करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर सकते हैं। तो इसको भी हमें क्यों डिवाइड करना पड़ रहा है? क्योंकि एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, तो देयरफॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर फर्दर प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये 3000 बनेगा जी और 9000 बनेगा, तो 18000 भी प्री है, 3000 भी प्री है। तो व्हाट इज द टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑन 31 मार्च? ये लिखेंगे साइड पे थोड़ी सी बात, इसी पेज पे लिखा है। So pre-acquisition doesn't means opening. Pre-acquisition means before acquisition, and post-acquisition means after acquisition. हो सकता है कि एक्विजिशन पीरियड के स्टार्ट पे ही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर हुई है, तो इवन देन आपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स तक पहुंचना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गया बेटा? देन अगर अब इस 30 का ब्रेकअप किया जाए, जो मैंने नीचे ब्रेकअप बनाने की कोशिश किया, तो इसका ब्रेकअप कैसे करें? 21 प्री है और 9 पोस्ट। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ऑब्वियसली अगर इंफॉर्मेशन हो कि ड्यूरिंग द ईयर जो प्री एक्विजिशन पीरियड है उसमें कितने प्रॉफिट्स हैं और बाद में कितने हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर हम इवनली अज्यूम करके उसे मंथली बना के अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लेंगे। इवनली समझ आता है? इक्वल हर महीने अगर 12000 प्रॉफिट है तो हर साल, सॉरी हर महीने 1000 है, तो 3 महीनों का 3000 और 9 मंथ्स का फिर 9000 प्रॉफिट बन गया। आइए अब इसको उसी तरह सॉल्व करें जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। आधा पेज छोड़ दें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, आप डायरेक्टली उसी तरह वर्किंग करें। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह कि विद इन 5 मिनट्स बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। हाफ पेज छोड़ के वर्किंग बना लें, हाफ पेज बट सफिशिएंट ना पूरा हो गया तो उसको एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एस parent has 70% shares and subsidiary therefore has, sorry subsidiary नहीं, subsidiary has NCA has, subsidiary में दो तरह के शेयर होल्डर हैं, पेरेंट और पेरेंट के अलावा जो लोग भी हैं वो लोग NCE कहलाते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट करें, एक दफा दोबारा करवा लें हाउ टू थिंक अबाउट द स्टोरी। स्टार्टिंग पॉइंट एट एक्विजिशन, नोट ओपनिंग बैलेंस किस दिन से शुरू करनी है? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। बताएं कितनी डेट, कौन सी डेट है? 31 मार्च की बात हो रही है। शेयर कैपिटल क्या था? किसकी बात हो रही है? सब्सिडरी की या पेरेंट की? नहीं, दोनों की इस वक्त नहीं हो रही, सिर्फ किसकी इक्विटी की बात हो रही है। तो व्हाट वाज द शेयर कैपिटल? था और है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रीमियम की बहस ही नहीं है, क्वेश्चन में है ही नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? 21,000। देयरफॉर इक्विटी टोटल थी
22,000 70% मल्टीप्लाई करें। पेरेंट शेयर था 15,400, देयरफॉर एनसी का शेयर था 6600। एक सेकंड कंप्लीट करवा दूं थोड़ा सा, समझ आई है तक? देन आगे क्या ढूंढना होता सोचना, या देखना पिछली वर्किंग में यहाँ क्या सोचना होता था? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढना। 50,000 किसने किसके शेयर्स खरीदे? पेरेंट ने खरीदे 50,000 के, कितने परसेंट खरीदे? तो इसका कंपैरिजन पेरेंट वाले कॉलम में होना, ठीक है? डिफरेंस नहीं, क्या पेरेंट हैज पेड मोर? हाउ मच? तो दिस 34,600 इज गुडविल। यहां तक ये फिगर्स देख के जरा एक डबल एंट्री बनवाए। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, कितने से? ये सारा डाटा इसमें मौजूद है। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कितने से? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? 50,000 50,000 50,000। एनसीए क्रेडिट 6600। असल में जो 1000 और 2100 है उसमें एनसी का शेयर भी तो है, 30% उसमें एनसी का शेयर भी है, तो 6600। बाकी अगर ये एंट्री आप लिख लेंगे सही तो आप चेक कर लें, इसमें भी बैलेंसिंग फिगर वही आएगी गुडविल वाली। कंप्लीट करें। हम कल किधर थे? नहीं हम यहाँ नहीं थे, हम जहाँ थे नहीं ऑनलाइन, तो मुझे पता कहाँ थे हम। ऑनलाइन के साथ जो मजाक हो रहा है, क्यों मिस्टर सत्यान? ऑनलाइन के साथ जो मजाक है, क्या उस पर आप थीसिस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, हर बंदा लिख सकता है पिछले महीने में क्या हुआ ऑनलाइन के नाम पे। ले लूंगा इतनी जल्दी क्या है, अब आखिरी महीने लूंगा ताज़ा ताज़ा। इस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स में 30% हिस्सा एनसीए का भी है, और एनसीए की भी इक्विटी है, तो एनसीए की इक्विटी क्रेडिट हुई है। या एनसीए क्रेडिट से मुराद क्या है? इक्विटी ऑफ एनसीए। किस किस में से शेयर निकाल के कहाँ ले गए हम? शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स का सॉल्व कर ले। 30% 30% 300 और 21,000 का 30% क्या बनता है? कीजिएगा जरा सॉल्व। 6300 प्लस 300, ये हमने क्या क्या डेबिट किया? शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करके एनसी में की इक्विटी में क्रेडिट कर दी। अगर ये जो एंट्री हम करते हैं इसके जरा एक दफा जरा इफेक्ट्स देख ले अपने पास सामने, सॉरी क्वेश्चन रखना जरा। हमारी इस डबल एंट्री से इस क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा? शेयर कैपिटल 1000 गायब हो गया, 21,000 भी अब प्लीज गायब है। पेरेंट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से 50,000 गायब है। ये 3 फिगर्स गायब है और इनकी जगह 2 नई फिगर्स अपीयर हुई, एक गुडविल और एक एनसी। सही। आगे वर्किंग कौन सी करनी होती है वो पूरे जरा वर्ड्स देख के, जो भी पिछले में लिखे थे वो पूरे वर्ड्स देख के जरा लिखवाएं, जरा जरा याद करना है। चेंज इन इक्विटी अफेयर्स देख के लिखे वहां से। चेंज इन इक्विटी अफेयर्स सिंस एक्विजिशन टिल
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखने के बाद डेट्स आपने बतानी है, किस डेट से किस डेट तक की बात हो रही है। ठीक है, 31 मार्च कह लें, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 2001 तक की बात हो रही है। एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक की बात हो रही है। तो ये ओपनिंग से क्लोजिंग जरूरी नहीं है, एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक की बात हो रही है। इसे सोचना कैसे है, लिखिए सोचना कैसे है। अभी भी गेम ऐसी ही की है। शेयर कैपिटल क्या था और क्या है? कुछ भी नहीं सर जी, ये ना अगर कुछ भी नहीं तो चेंज है। क्या था 1000, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। और क्या है चलें कह लेते 1000, और क्या ही होगा 1000, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं, तो इसमें चेंज नहीं है। अगर हम ये कहें चेंज 0 है, ये नहीं कि एक्विजिशन पे भी, और एक्विजिशन में भी 1000 है और बैलेंस शीट डेट में भी 1000 है, देयरफॉर चेंज नहीं। ठीक है जी। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? सर क्या थी सर? ये जब मैं थी कहूंगा तो इससे मीनिंग क्या है? एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ। 21,000 ऊपर आ रहा, 21,000। और क्या है? 9,000 नहीं है। तो ये क्लियर करें, वो डिफरेंस की बात हो रही बाद में। क्या थी 21,000, क्या है 30,000, चेंज कितना है? वो ठीक है 9,000, लेकिन तरीका क्या है कि है कितना, था कितना, और देयरफॉर कोई डिफरेंस है तो वो इंकॉर्पोरेट करो। तो वंस अगेन मैं सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि डिफरेंस ही उसमें है। और तरीका क्या है उस डिफरेंस को लिखने का? है 30, था 21, चेंज आया 9,000। उस चेंज में ईमानदारी से अपना कितना ले लें? 70% में 6,300 और 2,700 एनसी को दो। ये प्लीज सॉल्व किया करें यार, परसेंटेज मल्टीप्लाई हुई है। अब ये ना पूछ लेगा ये कहाँ से आ गया। 9,000 70% एंड 9,000 का 30%। ये कुछ जरूरी नहीं कि यहाँ सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स ही हो, आपने पूरी इक्विटी सोचनी है। वो ठीक है फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन पूरी इक्विटी में सोचना कि कहाँ कहाँ चेंज है। हाँ डेफिनेटली कि जहाँ चेंज नहीं है फिर उसको लिख के ऐसे 0 लगाने की जरूरत नहीं। ओके जी प्लीज। ओके हो गया सर। चलिए अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनवा रहे हैं। जी अब क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट सामने रखनी है और साथ एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जहां जहां जरूरत पड़े जाना है। सबसे पहले क्या मेरा नॉन करंट एसेट्स में? नहीं सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 100 प्लस 20 थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ 120। और लोग जज्बाती हो गए हैं, बोर्ड से देख के लिखना शुरू हो गए। सर क्वेश्चन से देख के लिखें क्या होगा, बल्कि लिखवाएं। आगे क्या मिला? यार तो दाता नाम मिल जाता है, कभी वो दरमियान में मिल जाता है, कभी नीचे मिल जाता है, वो नहीं मिलता जो चाहिए। इन्वेस्टमेंट की जगह गुडविल कहां से मिली? एनालिसिस ऑफ इक्विटी से मिली 34.6 थाउजेंड में। अगर पूरा लिखूंगा 34.6 लिखिए। इन्वेस्टमेंट गई किधर वैसे? कैंसिल होगी भी, वो क्रेडिट होगी उसकी जगह, लेकिन क्या अपीयर हुआ है? गुडविल अपीयर हुआ है। अदर एसेट्स 30 प्लस 12 42। ये इस तरह ब्रेकअप बना के लिखा, डायरेक्टली प्लस करके कैलकुलेटर बना लिखे, ब्रेकअप भी बना 196,600।
इक्विटी बनवा दें जरा। शेयर कैपिटल सिर्फ कौन सा, बाकी किधर गया, कैंसिल हुआ होगा, देख लें। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर सुने कैसे आती हैं, पहले पेरेंट का उठाना है, अब एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाना है। हिम्मत 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 हिम्मत। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से पेरेंट का शेयर ढूंढना है। 6600 की बात हो रही है, 6300 की बात, ठीक है। पेरेंट के कॉलम में जाकर ढूंढना, फिगर हो गई 166.3। नहीं, पहले इसका टोटल इक्विटी ऑफ पेरेंट 176.3। अब डेफिनेटली जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन शुरू करेंगे तो ये एब्रीविएशन इतनी जारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त शायद। जी एनसीए की सारी फिगर्स कहाँ से मिलेंगी, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में एनसीए कॉलम से मिलेंगी, ढूंढना। 6600 था अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, और आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन फर्दर शेयर मिला 2700, तो 9.3000। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। देन टोटल इक्विटी ऑफ द कंबाइंड ग्रुप 185.6। आज यहाँ तक फिर बुक लिख लेता हूँ। वो बुक्स देखते नहीं, देख लिए और सॉल्यूशंस वो भी जरा देखा नहीं तो। डन है सर, लाइबिलिटीज भी चलो खुद से लिख के बाइंड करें। ये ठीक है सर, 10+1 तो 11 लाइबिलिटीज हो गई, 11,000 टोटल 196.6। एनी कंफ्यूजन नो? पेज नंबर 152 पे, बल्कि 153 पे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 153 एंड 4 होमवर्क लिखें। सोच लेंगे सर कौन कौन से, 1 एंड 2। पेज नंबर 154 पे इकट्ठे होते हैं। एक हेडिंग मिलेगी आपको इस पेज पे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। जो ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हो गए, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इस स्टोरी को समझने के लिए आप इस तरह के रजिस्टर में से जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, एनालिसिस ऑफ इक्विटी जरा साथ रखें।
अभी जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसमें से एनालिसिस ऑफ इक्विटी वाली वर्किंग जरा साथ रख लीजिए। इस हेडिंग में सबसे पहले लिखा हुआ है गुडविल इज द एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 ओवर पेरेंट्स शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ को छोड़ दो इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब दोबारा से शुरू करें। गुडविल इज एक्सेस, वो कहते हैं गुडविल एक्सेस होती है किससे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से जितनी एक्सेस हो ओवर पेरेंट्स शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट वाज द इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? 22,000। अजीब ली सर, लेकिन ये 22,000 की बात हो रही है। पेरेंट्स शेयर 15,400 की बात हो रही है। तो पेरेंट शेयर से ज्यादा अगर पैसे दिए, नेट एसेट से, नेट एसेट के शेयर से ज्यादा पैसे दिए तो एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल है। लेकिन एक बीच में इजाफी वर्ड आ गया इन द फेयर वैल्यू, इनको बस हाईलाइट करना, इन फेयर वैल्यू। नेट एसेट्स किसे कहते हैं? इक्विटी को कहते हैं। इक्विटी मतलब नेट एसेट्स कैलकुलेट कैसे होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, पर नेट एसेट्स। लेकिन यहाँ एक वर्ड आ गया फेयर वैल्यू। क्या कैरिंग अमाउंट का मतलब ऐसे पता किसी को? कैरिंग वैल्यू मींस बैलेंस शीट में फिगर आ रही है। सर ना करें भाई, इस 12 पढ़ने के बाद भी यही कहना था तो उससे 4 हफ्ते पीछे चले। क्या सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट होती है? सारे एसेट, सारी लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में फिगर्स आ रही हैं वो कैरिंग अमाउंट्स हैं। क्या ये हो सकता है कि उन कैरिंग अमाउंट्स, वो कैरिंग अमाउंट्स फेयर वैल्यू से डिफरेंट हो? अगर इंफॉर्मेशन नहीं है फिर हम मजबूरन क्या अज्यूम करेंगे कि कैरिंग अमाउंट्स ही फेयर वैल्यूज हैं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हो तो क्या फेयर वैल्यूज लेनी चाहिए या कैरिंग अमाउंट्स लेनी चाहिए? अब ये हमने डिस्कस करना है, नई चीज आ गई। यहाँ तो लिखा फेयर वैल्यूज, लेकिन अगर वही क्वेश्चन देखें जो आप इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं, हमें अगर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कोई कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू डिफरेंट है, तो फिर हम क्या ही अज्यूम कर सकते हैं कि जो कैरिंग अमाउंट्स हैं वही फेयर वैल्यूज है और अकॉर्डिंगली वर्किंग करना है। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो तो हमें क्या लेना चाहिए, क्यों? जरा एक एग्जांपल जरा देखें। आप लोगों का कभी इत्तेफाक हुआ है कहीं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल देखा आपने? बल्कि यार आपको एग्जाम हॉल बनता है यार। मैं पीसी कैटरिंग की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ माल रोड पे शायद। तो फर्ज करें आपके पास पैसे हैं, आप पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल खरीदना चाह रहे हैं। डैडी ने कहा कुछ किया करो यार, ये लो पैसे लो, प्लीज कुछ करो। आपने डिसाइड किया कि छोटा सा काम शुरू करते हैं। अब ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिए कि ये होटल काफी पुराना बना हुआ है। मतलब मैं भी जब आज से 100 साल पहले छोटा था मैंने कम किया, 200 साल पहले तो उस वक्त भी ये होता था। लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन कि 1970 में सपोज बना, काफी पुराने, इतना नया भी नहीं है। अब बाकी मजाक खत्म हो गया। 1970 में सपोज ये बिल्डिंग बनी है। आप इसकी, अब फॉर एग्जांपल अब आपने होटल खरीदना है तो क्या करेंगे आप? नहीं, पैसे तो नहीं देंगे, पहले पैसे देने से पहले कुछ करेंगे आप? इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सामने रखेंगे, उसमें देखेंगे इसके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, फिर नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर सपोज सारा आपने होटल एज इट इज खरीदना है, किसी और को आप शेयर होल्डर नहीं बनाना चाहते, तो नेट एसेट्स के अगेंस्ट फिर पैसों की निगोशिएशन शुरू होगी। तो सबसे पहले नेट एसेट्स का पता होना चाहिए। उन नेट एसेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो हमें नजर आ रहा है वो बिल्डिंग है। तो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेकंड से में लग रहा है, उसके नॉन करंट एसेट्स में उसकी बिल्डिंग हो, सही है? तो नॉन करंट एसेट्स उसमें एक बिल्डिंग। अब बिल्डिंग्स की वैल्यू कैसे आ रही होगी? उसकी कोई कॉस्ट होगी? नहीं, उसकी कॉस्ट हो सकती है एक इनिशियली, तो पहले कभी कॉस्ट होगी किसी जमाने में। तो 1970 में फर्स्ट करेंगे जब ये बिल्डिंग बनी थी, तो उस जमाने में
20 लाख रुपया लगा था, मेरे ख्याल में ज्यादा लगा था उस जमाने के हिसाब से। नहीं आपको लग रहा होगा शायद ये उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यू है, लेकिन चले फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट लगी थी, तो ये कॉस्ट हो गई। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही में लाएं जरा, सेपरेट की भी बात हो रही है, कोई कंसोलिडेशन नहीं। क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IAS 16 जहन में लाएं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों अलाउड है? तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया गया हो। तो लेट्स अज्यूम यहाँ कॉस्ट मॉडल यूज हुआ था, तो कॉस्ट 2 मिलियन और देन सपोज 100 ईयर्स इसकी लाइफ लेट्स अज्यूम उन्होंने अज्यूम की थी, और देर पर अब 2020 आ गया, 22 आ गया बल्कि, तो जो भी इन्होंने मेथड वगैरह यूज किया हम उस टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, पर इसके 12 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। तो 8 लाख का नाम था कैरिंग अमाउंट, बाकी एसेट्स भी होंगे, लाइबिलिटीज भी होंगी, लेकिन उस पर जाने की बजाय बस इसी पर गौर करेंगे। अब ये बैलेंस शीट आपके सामने आई, उसमें कैरिंग अमाउंट 8 लाख लिखी हुई है, आपने जेब से 8 लाख निकाले और कहा चले बिल्डिंग तो मेरी होगी, उन्होंने भी कहा ठीक है जी बिल्डिंग तो आपकी होगी, हो गई ना यार, वो शायद जो आपके साथ करेंगे वो आप विजुलाइज भी नहीं कर सकेंगे, तो इसको क्यों नहीं देखेंगे? नहीं ये तो रेलिवेंट ही नहीं है इस वक्त फिगर। इस वक्त अगर कोई सेल परचेज होनी है तो वो किन फिगर्स की बेस पे होगी? मार्केट वैल्यूज की बेस पे। तो चाहे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल यूज किया जाए वो अलाउड है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बिजनेस आप खरीद रहे हैं तो उस वक्त एसेट्स और लाइबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट नहीं देखी जा रही होंगी, फेयर वैल्यूज कंपल्सरीली देखी जा रही है, तो ये फिगर्स बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होंगी। इनको इनकी बजाय किसकी बेस पे नेगोशिएशन हो रही होगी? फेयर वैल्यू की बेस पे नेगोशिएशन होगी, क्या कर रहे हैं? तो इसलिए जब भी कोई परचेज सेल एग्रीमेंट होगा तो रादर देन कि हम कैरिंग अमाउंट्स ढूंढें, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो फिर हम फेयर वैल्यूज की बेस पे वर्किंग करें। तो अब जरा संडे से एक सफा दोबारा पढ़ें, क्या पढ़ा था ये वैसे बात क्लियर होगी कि फेयर वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट समटाइम्स कॉस्ट मॉडल की बेस पे अनरियलिस्टिक हो सकती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट शायद वर्ड को सुना आपने, तो वो ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलाउड है, लेकिन अगर कभी परचेज सेल के डिसीजन हो रहे हो तो फिर वो कैरिंग अमाउंट्स रेलिवेंट नहीं रहती, फेयर वैल्यूज अगर उनसे डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली फेयर वैल्यू की बेस पर डिसीजन होता है। देयरफॉर जब भी कभी गुडविल कैलकुलेट होनी है, आ जाओ वापस, तो किसको किससे कंपेयर करना है? नहीं सर, नहीं दूसरा नहीं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को पेरेंट्स शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से कंपेयर करना। दोबारा मैं एक बार क्लियर कर दूं, अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है फेयर वैल्यूज की तो वी अज्यूम कि कैरिंग अमाउंट्स ही फेयर वैल्यूज हैं और अकॉर्डिंगली वर्किंग करना है। 15,400 दोबारा रजिस्टर में ढूंढना, 15,400 का पूरा नाम सुना वैसे एक बार, इट इज पेरेंट शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी, और अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी तो फिर हम इसी को क्या कह देंगे, पेरेंट शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी इन द डेट ऑफ एक्विजिशन, पेरेंट शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी। मैंने फेयर वैल्यू क्यों कह दिया? क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या है फिर कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यू है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो चाहे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेयर वैल्यूज ना रिकॉर्ड हुई हो, हम कंसोलिडेशन करते हुए एज ए पेरेंट अकाउंटेंट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन यही रुक कर जरा एक चीज और सोचना है, अगर IAS 16 के मुताबिक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेयर वैल्यू की बेस पे रिवैल्यूएशन हुई हो तो फिर शायद हमें फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, हमें कंसोलिडेशन करते हुए हमेशा फेयर वैल्यूज चाहिए, नहीं होंगी तो हम अज्यूम कर लेंगे कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यूज हैं, लेकिन अगर अवेलेबल है और ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स नहीं हुई तो हम करेंगे, और अगर IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया गया था फिर शायद हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो इस सारे बैकग्राउंड को ध्यान रखें। अब मेरे साथ दोबारा पूरा पैराग्राफ आराम से पढ़ना, बाकी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, वही चीजें जो पहले भी आपको पता है, रिलैक्स है बस। Goodwill is the excess of cost of investment. Our parents share in
fair value of net assets of subsidiary at the date of acquisition. The statement of financial position of a subsidiary at the date it was acquired may not be a guide to the fair value of net assets. क्यों? For example, the market value of the building may be different, but it may appear in the statement of financial position at possible है sir? Cost model, cost minus accumulated appreciation. Clear है? Therefore क्या करेंगे before consolidation? Carrying amount must be same as their. क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कॉस्ट मॉडल यूज किया गया है तो वो गलत है? गलत है सर? बिल्कुल गलत नहीं है। IAS 16 में दोनों अलाउड है, लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल यूज किया गया है सेपरेट में, इवन देन कंसोलिडेशन में आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कंपल्सरीली करनी। कंसोलिडेशन में कोई चॉइस नहीं है, हमेशा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कंपल्सरीली होंगी तो सही गुडविल कैलकुलेट हो सके। सही? तो पहला सिनेरियो आ गया, इफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैज नॉट बीन मेड इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी। इन अदर वर्ड्स, अगर हैज नॉट बीन मेड तो यहाँ कौन सा मॉडल यूज हुआ होगा? और एक दूसरा सिनेरियो फिर बाद में क्या बन जाएगा? इफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हैड बीन मेड, और अगर हैड बीन मेड है तो शायद फिर हमारा कोई फर्दर काम कंपल्सरी जरूरत नहीं होगी। ये सारा क्लियर हो गया? हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने लगे? क्या इस वक्त स्टोरी है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कॉस्ट मॉडल है और आप कंसोलिडेशन करने लगे तो फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आप खुद से कंसोलिडेशन करते हुए कैसे करेंगे? रेडी? रेडी है सर? अच्छा, एक चीज और भी, ये काम किस दिन होना है? गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है? तो ये एक्विजिशन डेट पे ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी। पहले एसेट्स फेयर वैल्यू पे आएंगे, फिर उनमें से पेरेंट शेयर आएगा, फिर उसका कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से होगा, तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन सही गुडविल कैलकुलेट हो सकेगी। सब साथ हैं प्लीज? हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है? अब अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। नंबर 1, एसेट्स सेम में लाना, कैरिंग अमाउंट कम है और फेयर वैल्यू ज्यादा है, और सेकंड ऑप्शन क्या, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है। तो वही स्टोरी चलनी है। अगर ये एडजस्टमेंट्स पहले नहीं हुई तो हम एट द डेट ऑफ एक्विजिशन अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो जितने से ज्यादा फेयर वैल्यू है क्या डबल एंट्री कर लेंगे? एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट। और अगर लॉस है तो लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। नीचे अपने दो एंट्रीज लिखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि सरप्लस है या लॉस? अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो सरप्लस है, और अगर फेयर वैल्यू कम है तो लॉस है। किस दिन की कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यूज? एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यूज और कैरिंग अमाउंट्स का कंपेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली सरप्लस लॉस का डिसाइड करेंगे। कोई कंफ्यूजन? आई रिक्वेस्ट यहाँ तक ऊपर से लेके जो हेडिंग आई है वहां से यहाँ तक जरा पढ़ लेगा। कोई यहाँ तक कंफ्यूजन जहन में बनती है तो पहले फाइनल करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर रहने दे। अच्छा फिर ठीक। जिसमें हमने वो परसेंटेज पेरेंट कंपनी की 70% तो एसेट के जो हमारा हाँ नहीं सर, अभी 1 मिनट में बात करें। लेकिन अब जैसे में रखें कि कंसोलिडेशन 100% हो रही है तो इनिशियली हम 100% प्लस कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसमें जो एनसी का शेयर होगा वो अलग प्रेजेंट होना चाहिए। वो सब कुछ इंशाल्लाह वैसे ही होगा। अभी बिल्कुल रिलैक्स है आप, तो बादला में पूरी हो जाए फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा सबसे बेस्ट बात। जी सर, अगर एक्विजिशन डेट पे कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यूज में डिफरेंस है तो हम एक्विजिशन डेट पे एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो, और अगर लॉस है तो लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट एंट्री कर लेंगे। अब आगे नेक्स्ट से घड़ी लिखी हुई डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट।
अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए सपोज एक्विजिशन डेट थी 1 जनवरी 2019। एक्विजिशन डेट किसे कहते हैं? जिस डेट पे शेयर खरीदे। और लेट्स अज्यूम आपसे कंसोलिडेशन करवाई जा रही है 31 दिसंबर 2021। मैंने जानबूझ कर जरा डेट्स थोड़ी सी आगे की लिखी हैं, जरा सही कॉन्टेक्स्ट में बात मेरी समझिएगा। व्हाट इज एक्विजिशन डेट? पहली बैलेंस शीट डेट कौन सी यही होगी जिस पे कंसोलिडेशन हुई होगी? 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 2020 और फिर 31 दिसंबर 2021। क्या हर बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंट टू द एक्विजिशन कंसोलिडेशन होगी? कब से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है? एक्विजिशन डेट के बाद जब बैलेंस शीट डेट्स आएंगी उन डेट्स पे कंसोलिडेशन होगी अनलेस पेरेंट अपने मेजर शेयर्स बेच दे। तो एग्जामिनर ने सपोज आपसे 1 जनवरी 19 को एक्विजिशन हुई थी, लेकिन आपसे कंसोलिडेशन वो मांग रहा है 3 साल बाद की, तो आप कह देंगे मैं नहीं करता। आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर कर देंगे। तो ये एग्जामिनर की चॉइस है कि वो कितने अरसे बाद की कंसोलिडेशन हमसे मांग रहा है। तो इस केस में कितने अरसे बात की है? 3 साल बाद की। अब हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किस दिन करेंगे? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि पहले फेयर वैल्यूज पे फिगर्स नहीं आ रही। अगर सब्सिडी के एसेट्स की कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यूज में फर्क होगा तो हम वर्किंग कर रहे होंगे। लेकिन 19 को भी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, नहीं कर, रिलैक्स। हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किस दिन करनी है? कंसोलिडेशन डेट पे नहीं, एक्विजिशन डेट। और एक्विजिशन डेट आपके लेवल पे एक ही दफा आनी है। कंसोलिडेशन डेट और एक्विजिशन डेट सही तरह क्लियर कर रहे हैं। एक्विजिशन डेट क्या है? जिस दिन शेयर खरीदनी है। हाँ, अगर मेजर शेयर खरीदनी है तो अब इस डेट के बाद जो भी बैलेंस शीट डेट्स आएंगे उन डेट्स पे कंसोलिडेशन होगी। लेकिन आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किस दिन करनी है? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उसी दिन गुडविल कैलकुलेट होगी, उसने एक्विजिशन डेट पे कैलकुलेट होगा। तो असल इशू एक मिनट क्या है, मेरा ख्याल है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो शायद आप उसी तरफ जाना चाह रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? क्या कंसोलिडेशन डेट पे आते आते कुछ अर्सा अगर गुजर गया तो हमें फिर कुछ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का भी सोचना होगा। असल में इशू क्या है? 1 जनवरी 19 पे एसेट्स रिवैल्यूड नहीं थे इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी, क्योंकि उस पे कॉस्ट मॉडल था। तो उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई रिवैल्यूएशन हमने नहीं की। हमने रिवैल्यूएशन किस वक्त की होगी? जब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। नहीं वर्ड समझ आ रहे हैं? मीन्स टू से क्या 2019, 20 और 21 ये 3 साल एज इट इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी में कॉस्ट मॉडल पे ही गुजर गए होंगे। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, हमें कोई इतराज? हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई IAS 16 जाके और फेयर वैल्यू मॉडल नहीं अप्लाई कर रहे। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेशन करते हुए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अगर की 1 जनवरी 19 को और लेट्स अज्यूम 3 लाख का सरप्लस आ गया, कंसोलिडेशन के एंगल से या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से? कंसोलिडेशन के एंगल से। किस डेट पे आया? 1 जनवरी 19 पे एक्विजिशन डेट पे आया। अब कंसोलिडेशन हम कितने अरसे बाद कर रहे हैं? 3 साल बाद। तो क्या जितने से हमने एसेट बढ़ाया, कितने से बढ़ाया? फॉर एग्जांपल 3 लाख से जो बढ़ाया है, क्या इस पे इस 3 लाख पे ऑलरेडी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी में डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी? उधर चार्ज क्यों नहीं हुई होगी? कॉस्ट मॉडल है, होनी भी नहीं चाहिए। तो हमने एक्विजिशन डेट पे अगर वैल्यूएशन की है और वैल्यूएशन के रिजल्ट में फॉर एग्जांपल अगर सरप्लस आया है तो विच मींस हमने एसेट बढ़ाया है। तो जितने रुपए से हम एसेट बढ़ा रहे होंगे उतने रुपयों पे हम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का डिसीजन भी लेंगे। कब से कब तक? एक्विजिशन डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक।
अगर फर्ज करें हमसे एग्जामिनर ने रिक्वायर किया होता है सिर्फ 1 साल बाद ही बैलेंस शीट बनाए, तो फिर हम सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करते हैं, कब से कब तक, एक्विजिशन डेट से बैलेंस शीट डेट तक। लेकिन अगर बीच में 2 साल गुजर गए तो हमने रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट कब करनी है, एक्विजिशन डेट में। तो डेप्रिसिएशन डिसीजन कब से कब तक लेना पड़ेगा, एक्विजिशन से लेके बैलेंस शीट डेट तक। तो अब कितने अरसे की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर 3 साल गुजर गए थे तो अब समझ आती है मेरी बात। हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज कर रहे होंगे, क्या सब्सिडी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनाई होंगी, उसने सही बनाई होगी लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट मॉडल। हमने अगर रिवैल्यूएशन कर ली है इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एक्विजिशन से लेके फिर बैलेंस शीट डेट तक जितने भी ईयर्स बीच में आए हैं, उन ईयर्स में हम जितने से एसेट को बढ़ा रहे होंगे उस पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और जरा वाइस वर्सा भी एक सेकंड सोचने की कोशिश कर लेते हैं। अगर लॉस आया होगा तो फिर हमने क्या किया होगा, नहीं फिर हमने क्या किया होगा, हमने एसेट क्रेडिट किया होगा। और अगर हमने एसेट कम किया होगा तो फिर हम डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज कब करेंगे और रिवर्स कब करेंगे। एसेट बढ़ा रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ाएंगे, और अगर एसेट कम कर रहे होंगे तो प्लीज एक सेकंड दोबारा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल है। इट इज ऑलवेज अज्यूम कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी होंगी, लेकिन वो सही बनी होंगी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो किस दिन करेंगे, एक्विजिशन डेट पे। और उससे या तो एसेट हमारा बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। एसेट अगर बढ़ेगा तो एक्विजिशन डेट से लेके कंसोलिडेशन डेट तक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और अगर हमने एसेट कम किया होगा क्योंकि लॉस है तो फिर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हम रिवर्स कर रहे होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। आपको बात समझ आती? हाँ, लेकिन अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो गई, फॉर एग्जांपल कोई लैंड थी, तो बस हम रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट कर देंगे और डेप्रिसिएशन के डिसीजन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट था तो रिवैल्यूएशन करने के बाद फिर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट भी हम कंसोलिडेशन करते हुए कर रहे हैं। अब कुछ हजम नहीं यहाँ तक बात? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 साल तक तो उसकी फेयर वैल्यू में मजीद फ्लक्चुएशन। सर जी ना करें, मैंने कब कहा, ये वही तो बात है, हम ये नहीं कर रहे। क्या ये 16 अडॉप्ट कर रहे हैं? हम ये नहीं करें कि हर बैलेंस शीट डेट पे हमने रिवैल्यूएशन करनी है। वो कर लें आप अगर करना चाहते हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि दोबारा नहीं हो सकती। हमारे गुडविल की जो वर्किंग है वो एक्विजिशन डेट पे। इस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो फेयर वैल्यूज की बेस पे गुडविल आनी चाहिए। अगर आप उसके बाद भी रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप डिसीजन लेंगे। नहीं सर जी, गुडविल हर साल नहीं आनी। गुडविल की रिवैल्यूएशन की वक्त बात नहीं हो रही है। गुडविल एक दफा कैलकुलेट हो जाएगी, और ठंडे दिल से जरा सोचना है, आपने जब शेयर्स खरीदे होंगे तो गुडविल फिर उसी की बेस पे रहेगी। गुडविल में जो फर्दर इंक्रीज या डिक्रीज आएगा वो भी हमने फर्दर बाद में डिस्कस करना है कि गुडविल में चेंज कैसे आ सकता है। गुडविल की इस वक्त रिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, या नॉन करंट एसेट्स की रिवैल्यूएशन करके गुडविल कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। और अगर आप नॉन करंट एसेट्स को रिवैल्यू करना चाहते हैं तो उस पर कोई इतराज नहीं है। सब्सिक्वेंटली भी अगर आप रिवैल्यू करना चाहते हैं कर लें, लेकिन फिर क्या करें, आइए 16 वाला रिवैल्यूएशन मॉडल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अडॉप्ट करवा लें सब्सिडी से। अगर फॉर एग्जांपल आईएएस 16 के मुताबिक फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट कर लिए है सब्सिडी ने, फिर वो एक्विजिशन डेट पे भी किया होगा, और फिर जब कभी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू आ रहा होगा उसने बाद में भी किया होगा। फिर शायद हम एडजस्टमेंट भी कोई नहीं कर रहे होंगे। हम इस वक्त कौन सी एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सब्सिडी ने किया था कॉस्ट मॉडल और उसने किया हुआ है कॉस्ट मॉडल, तो इवन देन कंसोलिडेशन करते हुए हमें एक्विजिशन डेट पे रिवैल्यूएशन करनी है। और सब्सिक्वेंटली की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सब्सिक्वेंटली सब्सिडी ने कॉस्ट मॉडल ही यूज किया हुआ है, और सब्सिक्वेंटली हमने हर बैलेंस शीट डेट पे गुडविल दोबारा कैलकुलेट नहीं करनी। गुडविल एक ही दफा कब कैलकुलेट होनी है, व्हाट इज द सेंस ऑफ गुडविल? गुडविल में कैलकुलेट क्या हो रहा है, दोबारा अपने सामने वर्किंग देखिए, उसमें हम देख ही रहे हैं कि हमें मिला क्या है और हमने दिया क्या। नहीं मतलब हमने दिया क्या और मिला क्या, वो हमने एक ही दफा देना। हमने एक ही दफा कुछ दिया होगा और हमें उसी वक्त कुछ मिला होगा, तो हमें मिला कितना है और हमने दिया कितना है, उसका जो डिफरेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और वो बार बार नहीं कैलकुलेट होना, लेकिन वो उस दिन कैलकुलेट कैसे होना चाहिए कि जो हमें मिला है वो कितनी फेयर वैल्यू वाला मिला और उसके अगेंस्ट हमने पैसे कितने थे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर एसेट को हम बढ़ा लेंगे तो फिर उस पर जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है
या रिवर्स करनी है, उसके डिसीजन भी हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि वो सब्सिडी ने अकाउंट फॉर नहीं किया होगा। सब्सिडी ने किन फिगर्स की बेस पे सही डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल। लेकिन जितने से हम बढ़ा रहे हैं या जितने से हम कम कर रहे हैं, उतने से फिर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन और कम डेप्रिसिएशन का हमने डिसीजन लेना है। अच्छा, यहाँ एक सेकंड जरा IAS 16 में वापस जा रहा है। IAS 16 की बात कर रहा हूँ। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस भी है जो मैं बातें इस वक्त कर रहा हूँ। आप जब रिवैल्यूएशन कर लेते हैं तो एक सेंटेंस होपफुली आपको याद होगा, आफ्टर रिवैल्यूएशन किसको डेप्रिशिएट करते हैं आप? फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल। फेयर वैल्यू पूरी डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पूरी फेयर वैल्यू या सिर्फ डिफरेंस? मसलन फॉर एग्जांपल एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 1 मिलियन और फेयर वैल्यू 15 लाख। नहीं, IAS 16 15 लाख का फ्यूचर में डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पूरा 15 लाख नहीं, 1 मिलियन की बेस पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार्ज हो रही होगी। तो यहाँ हमने सिर्फ कितने पे चार्ज करना? जितने से डिफरेंस होगा। अगर एसेट बढ़ा है, डिफरेंस है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगी, और अगर डिफरेंस एसेट कम हुआ तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। बाकी इंशाल्लाह भी एंट्रीज बनाते हैं। नहीं वो नहीं, जब भी WDV की बात हो जाती है ना, IAS 8 में चेंज इन एस्टिमेट्स और WDVs, फिर वो 1 मिलियन अगर मैंने कहा तो वो WDV होगी ना, तो वो 1 मिलियन की बेस पे, या अगर स्ट्रेट लाइन मेथड वगैरह होंगे तो उसकी जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल से ही कैलकुलेट हो रही होगी, अनलेस हमें पता चल जाए वो गलत है तो उसको भी हम ठीक कर देंगे। तो हमें कॉस्ट मॉडल वाली डेप्रिसिएशन को शायद एडजस्ट नहीं करना, जितना एक्स्ट्रा हम बढ़ाएंगे शायद वो डिसीजन हम लेंगे। नहीं वो तो सारी बात वैसी होनी चाहिए। क्या खला, क्या हम टोटल पे करेंगे या रिमेनिंग पे करेंगे? रिमेनिंग पे ही करेंगे, लेकिन सारी फेयर वैल्यू को करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी। जितने से हम कम या ज्यादा कर रहे हैं उसके फिर हम डेप्रिसिएशन डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। वो भी सारे वर्ड्स आ जाएंगे सामने। तो एक मिनट मेरा ख्याल है बात रहा थोड़ी सी इस पैराग्राफ को पढ़ने, फिर अगर फर्दर कंफ्यूजन आएगी तो डिस्कस कर लेते हैं। जी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नहीं, अभी लोगों के कानून में जाने की बजाय थोड़ा सा और पढ़ लें। इफ फेयर वैल्यू इज मोर देन, पहले ये जरा जो आगे डिस्कशन आ रही है, ये फेयर वैल्यू मोर देन मीन सरप्लस के एंगल से आ रही है, और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह लॉस के एंगल से भी करते हैं। इफ फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, पॉसिबल है सर, then extra depreciation has to be charged in the books of S। क्या सब्सिडरी के एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं या पेरेंट के एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं? सब्सिडरी के एसेट्स हम रिवैल्यू कर रहे हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज्ड इन द बुक्स ऑफ एस ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अंडरलाइन करें, पूरी फेयर वैल्यू पे या डिफरेंस पे? कब से कब तक? फ्रॉम एक्विजिशन डेट टिल द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब भी कभी कंसोलिडेशन कर रहे होंगे हम और फेयर वैल्यूज की एडजस्टमेंट मिल जाएगी, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करने के बाद डेप्रिसिएशन का डिसीजन भी लेना है। कब से कब तक? कब से कब तक सर? रिवैल्यूएशन किस दिन करनी है? एक्विजिशन डेट पे, और उसके बाद फिर जब तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाला टाइम पीरियड आ रहा है बीच में, तो आपने फर्दर उस टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करनी है। अब यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, बाकी फिर आगे एंट्रीज आ रही है वो इंशाल्लाह कर लेते हैं। एक नजर देख लें, यहाँ पीछे भी देख लें, इधर भी सोच लें, कोई कंफ्यूजन रख के आगे ना जाइएगा। नहीं हम नहीं करेंगे, 1 मिलियन पे ऑलरेडी हुई होगी, हम बस इस पे करेंगे। क्यों सर, ना मीनिंग लेंगे सर? सर कुछ नहीं इंशाल्लाह होगा, वो बिल्कुल टेंशन फ्री है, वो सब अभी फिगर्स आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप ये बताएं हमें किसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए? जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स हैं, अनलेस ऑफ कोर्स हमें पता चल जाए वो गलत कैलकुलेट हुई है, वरना इट इज ऑलवेज अज्यूम बिफोर स्टार्ट ऑफ कंसोलिडेशन के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बन रही है, तो वो इंशाल्लाह इशू नहीं है, वो टेंशन फ्री रहे। वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सही तरह याद भी करा देता हूँ, कुछ चीजें आपके जहन में मुझे लग रहा है कि गलत तरफ गई हुई। टोटल लाइफ की बेस पे अगर आप कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो या WDV पे अगर आप रिमेनिंग लाइफ की बेस पे चार्ज कर रहे हो, वो दोनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम होती हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं शुरू हो जाता हूँ। लाख रुपए अगर 10 से डिवाइड करेंगे, सपोज 10 साल उसकी लाइफ है, तो 10,000 डेप्रिसिएशन आएगी।
और 1 साल बाद WDV 90,000 हो जाएगी, तो 90 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो वो फिर भी 10 ही आएगा, तो वो टेंशन फ्री रहे। आप सिर्फ ये मैं जो बात कर रहा हूँ कि हम सिर्फ एक्स्ट्रा को कंसिडर करेंगे, क्योंकि पुरानी डेप्रिसिएशन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो गई होगी, ये समझ आती है। बाकी वो टेंशन फ्री रहे, आपके टोटल लाइफ अगर कॉस्ट की बेस पे हो या WDV अगर रिमेनिंग लाइफ की बेस पे हो, तो वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होती है। वो सर वो कर लेते हैं सर, कमाल है, शुरू से होंगे कंसल्टेशन करनी, मतलब इस वक्त जिस वक्त हम रिवैल्यूएशन करेंगे हम रिमेनिंग लाइफ ढूंढेंगे, अगर वो नहीं बताएगा हम गिन लेंगे, और अगर बता देगा तो यूज करेंगे, तो रिमेनिंग लाइफ लेंगे। क्या आफ्टर रिवैल्यूएशन आनी रिमेनिंग लाइफ है, लेकिन पूरी फेयर वैल्यू डेप्रिशिएट क्यों नहीं होनी, क्योंकि जो WDV तक जो फिगर होगी वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिशिएट होती जा रही है। हम जितने एसेट बनाएंगे उस पे डेप्रिसिएशन डिसीजन लेंगे। असल में जब IAS 16 में रिवैल्यूएशन करते हैं तो उस वक्त फेयर वैल्यू पे हमने ही फ्यूचर में सब कुछ करना होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडी की वर्किंग होती जा रही है, हम कंसोलिडेशन जब कर रहे हैं तो जितने से फर्दर एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम उस पर डेप्रिसिएशन डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो बाकी डिफरेंट इस वक्त हवा में फिगर्स के बगैर आप टेंशन ना लें कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इसको कम्युलेटिवली चेंज को प्रेजेंट करेंगे कि सर ये मौका तो दियो करने नहीं, हुक्म करने का मालिक है, अगर आप आगे ना जाए अभी यहाँ तक कैसे करेंगे, 1 मिनट में हो रहा है। मेरा ख्याल है आप लोग आगे जाना चाह रहे हैं तो मैं खुद ही आगे चलता हूँ। इसके आगे जो बेटा लिखा हुआ है ना उसको अब यहाँ से देखने की बजाय बल्कि मैं भी छुपा देता हूँ, आप भी तो बुक बंद करें। आज डेप्रिसिएशन की एंट्रीज होने लगी हैं। हम इस वक्त जिस सिनेरियो में बात कर रहे हैं वो सिनेरियो ये है कि एसेट बढ़ा है, तो लेट्स अज्यूम 3 लाख से एसेट बढ़ा है। अब इस 3 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, रिवर्स करनी है, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं मिला है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट में, ये इसके सेकंड इफेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, दोनों इफेक्ट्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन आजकल अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंसोलिडेट करना सीख रहे हैं। किसी को पता है? जितने क्वेश्चन अभी आपके सामने आए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बना रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने जाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में भी, लेकिन वो जब जाएंगे तो उस वक्त बात करते हैं। अब अगर आपने जो एंट्री बोली है डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसको मैं सिर्फ बैलेंस शीट के एंगल से सोचूं तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। डेप्रिसिएशन डेबिट मींस रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। किसकी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट? सब्सिडी की, क्योंकि उसके एसेट्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्या इंस्टेड ऑफ दैट डेप्रिसिएशन मिटा के मैं रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर सकता हूं? ये सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में कर सकता हूं? अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ बनानी है, तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर बनानी है तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एनी एतराज? लेकिन एक जरा हिम्मत और, किसकी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट? सब्सिडी की। अब सब्सिडी में पेरेंट भी शेयर होल्डर होता है और एनसी भी शेयर होल्डर होती है। एक मिनट, तो रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडी डेबिट की बजाय उसे भी मिटाया जरा, एक मिनट, CRE डेबिट बाय सपोज 80% शेयर, अगर 80% शेयर है, हिम्मत करो सर, हिम्मत, CRE डेबिट कहां से बीच में आ गया? अगर सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स कम ज्यादा होंगी तो पेरेंट पे इफेक्ट भी आएगा और एनसी पे भी इफेक्ट आएगा अप टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग। लेट्स अज्यूम डेप्रिसिएशन 30,000 है, कैलकुलेटर पकड़े, और 80% शेयर है, तो इंस्टेड ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडी डेबिट बाय 30,000, इंस्टेड ऑफ दैट CRE डेबिट बाय 24,000
NCI debit by 6,000 and accumulated depreciation credit by 30,000। पड़ेगा सब ये काम डेफिनेट, लेकिन कब? अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो रादर देन डेबिटिंग द डेप्रिसिएशन, रादर देन डेबिटिंग द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी, हम एक ही दफा किस किस को डेबिट करके बात खत्म कर दें? CRE और NCE को बाय द रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ शेयर। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? वो खराब ना कर लीजिएगा, वो वही है डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का वर्ड मिटा दें और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी की बजाय भी जहां जहां इफेक्ट जाना वहां वहां ले जाएं। कहां कहां जाना? जब भी प्रॉफिट सब्सिडरी के कम या ज्यादा होंगे, पेरेंट अपने शेयर और NC अपने रिस्पेक्टिव शेयर के एंगल से अफेक्ट करेगी। तो फाइनली व्हाट इज द डबल एंट्री? अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, CRE डेबिट, NC डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या ऑफ कोर्स एसेट क्रेडिट, व्हिचएवर यू वांट टू से। अब जो ये बातें हुई हैं, कैंडी पेन पकड़े और देखें आगे ऐसे लिखा हुआ। आखिरी एक एंट्री देख के फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा, पेज नंबर 155 के मिड तक आ जाए। If only statement of financial position is to be prepared, ढूंढ ले कुछ आप हाईलाइट करें जरा। Retained earnings of first debit, cumulative pricing credit, ठीक है यहाँ तक? Now consider any change in retained earnings of subsidy will affect both the, ये समझ आता है, both the CRE and NC, ये डन? So finally what will be the double entry? CRE डेबिट और NC डेबिट रिस्पेक्टिव शेयर अगर 80-20 है तो अकॉर्डिंगली है 70-30 वगैरह वगैरह जो भी शेयर हो। ठीक हो गया? एक सेंटेंस और अंडरलाइन करें इसके नीचे, दिस एंट्री विल बी मेड विद द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल मींस इजाफी डेप्रिसिएशन, because this amount would not have been charged after the date of acquisition till the reporting date। क्यों नहीं चार्ज हुई होगी? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट मॉडल था, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हमने की है। हम कौन है इस वक्त? पेरेंट बन के सोच रहे हैं, और हमने कब की है? एक्विजिशन डेट पे। तो एक्विजिशन डेट से लेके कंसोलिडेशन डेट तक जितना अरसा गुजर गया उस अरसे की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसमें कोई 1 साल है, 2 साल है, कितने साल है? इसमें जितने भी साल है। क्या 6 महीने भी इसमें हो सकते हैं? 9 मंथ्स भी हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक ये वर्ड ध्यान में रखना है, कोई 1 साल 2 साल 5 साल की बात नहीं है। एक्विजिशन डेट से लेके कंसोलिडेशन डेट तक जितना अरसा गुजरा होगा अकॉर्डिंगली उसकी फिर वर्किंग। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? या स्टूडेंट्स प्लीज, ये ठीक हो गया? मेरे ख्याल कुछ इस तरह की बात आपके जहन में शायद आ रही है। पिछले पेज पे एक सेकंड वापस है और इसको जरा रिवर्स कॉन्टेक्स्ट में सोचा है। फर्स्ट के लिए लॉस आया था, अब मेरी तरफ देख के वन सेकंड एंट्रीज बोलूंगा। लॉस आया था, आसान पहले सीधी एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब किसको मिटाएं? डेप्रिसिएशन को मिटा दें, लेकिन अब वो क्रेडिट हो रही है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट को भी मिटा दें, तो फाइनल डबल एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और CRE और NC रिस्पेक्टिवली क्रेडिट। तो एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री हो जाएगी अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा। रिवैल्यूएशन लॉस की क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। तो एसेट अगर कम करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी कम मींस रिवर्स करें, और डेप्रिसिएशन क्रेडिट मींस प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से फिर CRE और NC दोनों क्रेडिट होते हैं। सोच लें, ढूंढ लें, एक लाइन लिखी होगी एक एग्जांपल के ऊपर, रिवर्सल एंट्री विल बी मेड। ये लिखना जरा, रिवर्स एंट्री क्या बोलिए इस लाइन के साथ में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, CRE एंड NC रिस्पेक्टिवली क्रेडिट। ये फाइनली नहीं कंफ्यूजन?
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर हो गए सर? दो छोटे छोटे क्वेश्चन तो मैंने कहे हैं, लेकिन वो तो मेरे ख्याल आप देखेंगे तो साथ ही हो जाना, लेकिन इस तरह होने नहीं है वैसे, देख के नहीं होने, मतलब 5-7 मिनट लगने हैं उसमें। कल इस तरह करें IAS 12 को, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, इसको रिवाइज करने में रिवाइज करना है या पहली दफा करना, विच एवर इज द केस। एक मैंने एक्स्ट्रा पेज दिया था दुआ समथिंग के नाम से, तो वो भी ढूंढने जरा कहीं होगा, बैग में ही होना वैसे, अगर थे उस दिन। तो जब आप नहीं आते थे, अल्लाह के शुक्र हम पढ़ते थे सर। देन उसके बाद पेज नंबर 127 और पेज नंबर 131, दो क्वेश्चन ये हैं, 127 और 131, और एक जो मैंने एक्स्ट्रा का जो लगाया घंटा 2 घंटे। अब शुरू हो जाए सर जी, काम शुरू हो गया बस। कल क्लास तो नहीं? अल्लाह हाफिज। जब भी कभी क्लास होगी तो इंशाल्लाह पहले बताऊंगा, ये काम मेरे पे छोड़ दें। अल्लाह हाफिज।